आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुण को पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धातु के रासायनिक गुण। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के मन में ये होगा कि रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण एक ऐसा गुण है जब हम किसी धातु को अलग अलग केमिकल अलग अलग रसायन के द्वारा रिएक्शन कराएंगे तो उससे हमें जो भी जानकारी मिलेगी वो हमारा धातु का रासायनिक गुण होगा। और इस गुण में सबसे फर्स्ट है वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यानी जब हम किसी धातु को वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। धातु को हम वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे वैसे स्थिति में ऑक्साइड का निर्माण होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक या धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी जब भी कोई धातु ऑक्सीजन या वायु से अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यानी धात्विक ऑक्साइड बनेगा। अब इस बनने वाले ऑक्साइड को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये है हमारा सोडियम Na। ये Na जो है हमारा क्या है, धातु, और इसे मैंने रिएक्शन कराया है O2 से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सोडियम मोनोऑक्साइड 2Na2 बना। इस रिएक्शन को हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने 4Na लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ 4Na है और यहाँ ऑक्सीजन है कितना हमारा 2। तो मैंने यहाँ पे 2 आगे में लिखा है और Na2O लिखा। तो यहाँ से ऑक्सीजन 2 बैलेंस है और ये सोडियम 4। ये जो लिखा गया है बैलेंस करके लिखा गया है। मेन तौर पे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया गया, सोडियम मोनोऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसी स्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि धातु का ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ धातु सोडियम था इसलिए सोडियम का ऑक्साइड, यहाँ धातु मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें ये बात समझ लेना है कि धातु का ऑक्साइड जो होता है हमेशा कैसा होता है, क्षारीय। यानी धातु के ऑक्साइड का जो व्यवहार होगा वो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ये बात भी हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे जो अम्ल और क्षारक ये दोनों से अभिक्रिया करेंगे और दोनों कंडीशन में लवण और जल का ही निर्माण करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होगा जिसे हम अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया कराएंगे। वो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, क्षारक से भी अभिक्रिया करेगा और दोनों कंडीशन में जल और लवण का ही निर्माण करेगा। तो उसे हम उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। अब क्वेश्चन है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगा। तो ऐसे तो उभयधर्मी ऑक्साइड में एल्युमिनियम भी आता है। ठीक है, हम लोग एक जिंक का एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। ऐसे और भी उभयधर्मी ऑक्साइड हैं जैसे JnNO। ठीक है, तो जिंक का ऑक्साइड इसे हम जिंक ऑक्साइड कह सकते हैं। और ये है हमारा HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो चूंकि ये अम्ल है और ये क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड यानी कि जिंक का ऑक्साइड है। यहाँ से ये Cl जो है ये 2HCl होगा, ये 2 इसके साथ कंबाइन होगा, ये ZnCl2 बन जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ आके यहाँ से ऑक्सीजन जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और H2O बना लेगा। तो इस प्रकार से जिंक क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट है ये जिंक ऑक्साइड। अब हम इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है। तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ पर Na2 और ये ZnO2 बना लेगा। साथ में हमारा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिलीज यानी H2O के रूप में निकल जाएगा। अब हम लोग धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट में कहा गया है सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। यानी सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ये काफ़ी तीव्र गति से रिएक्शन करती है और इनकी रिएक्शन की स्पीड को हम इसी प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम इसे खुली वायु में छोड़ दें
तो यह ऐसे ही आग पकड़ लेगी। यानी हम इसे खुला छोड़ देते हैं तो इसमें अपने आप आग लग जाएगा। इसलिए सुरक्षा के लिए हम लोग इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा धातु होगा जिसे हम केरोसिन में डुबा के रख सकते हैं। यहाँ सोडियम और पोटेशियम हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा जिंक वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक एक ऐसा धातु है जो वायु के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करता। यानी इसकी अभिक्रिया की स्पीड, अभिक्रिया की दर जो है धीमी होती है, किंतु रिएक्शन के बाद ये भी ऑक्साइड बनाता है और इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये मेरा जिंक का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो इस पे जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो इसकी जो ऊपरी सतह है, इसकी सतह पर क्या होगी, जिंक ऑक्साइड की परत जम जाएगी। उसी प्रकार से मैग्नीशियम की भी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाएगी और नीचे का सरफेस मैग्नीशियम ही रहेगा, या इसमें नीचे का सरफेस जिंक ही रहेगा। इसके ऊपरी सतह जो है उस पर क्या होगी, ऑक्साइड की परत जम जाएगी, जिसके कारण से नीचे का जो परत है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, तो यही हो गया इसका अभिक्रिया कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक अगर वायु से अभिक्रिया करती है तो सिर्फ ऑक्साइड का निर्माण होगा। थर्ड पॉइंट है कि सोना, चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। यानी हाई टेम्परेचर पर भी सोना और चांदी पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन में बताया गया है फोर्थ में, इसे बोला गया कि कॉपर को वायु में तीव्रता से गर्म करने पर यह ऑक्साइड नहीं बनाता। यानी अगर हम कॉपर के टुकड़ा को तीव्रता से गर्म करते हैं, ऐसी स्थिति में भी ये जो है ऑक्साइड नहीं बनाता। लेकिन इसी पदार्थ को यानी कॉपर को अगर हम लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक गर्म करते रहेंगे तो ये आगे चलकर ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग धातु के ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग धातु की जल से अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी कोई धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो वैसे स्थिति में धातु का ऑक्साइड बनेगा या फिर धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि धातु प्लस जल, धातु प्लस जल क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही जल का निर्माण होगा। यानी या तो धातु का ऑक्साइड बनेगा या फिर हाइड्रोक्साइड। इतना बात ही हमें बस याद रखना है, इसे हम याद रखेंगे। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमारा सोडियम धातु है Na और ये है हमारा जल। ये सोडियम धातु को जल से रिएक्शन कराया गया है। तो सबसे पहले ये 2Na जैसा है वैसा मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास 2 है। तो आगे में 2 लगाने का मतलब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो 2 ऑक्सीजन लग चुका है। 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे मैंने एक Hd किया तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन का काम हो गया। अब बाकी बचा 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर लास्ट में OH है और सोडियम है तो Na का मतलब सोडियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि मैंने बोला कि धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, चाहे तो ऑक्साइड बनेगा चाहे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो ये बना हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया है ये हमारा पोटेशियम और इससे का रिएक्शन हुआ है वाटर जल से। तो ये देखिए वही हुआ, OH यहाँ पर आ गया 2KOH प्लस H2, ये दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है। अब हम लोग हाइड्रोक्साइड बनाने के 2 रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्साइड भी बनता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ऑक्साइड का देखते हैं। ये है मैग्नीशियम, ठीक, और इसे मैंने रिएक्शन कराया जल से। ये O क्या होगा, इसके साथ कंबाइन होगा MgO और ये H2 जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग धातु की जल से अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम धातु की जल से अभिक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। अब क्वेश्चन है जल से अभिक्रिया तो हम लोग पढ़ लिए, कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन सा धातु जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा और कौन ऐसा धातु है जो जल से अभिक्रिया ही नहीं करेगा। तो यहाँ बताया गया है कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये 3 ऐसी धातुएं हैं जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी। आगे है
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, ये सभी जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। और साथ ही कॉपर, सिल्वर, सोना और लेड, ये 4 धातुएं जल से अभिक्रिया ही नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम लोग धातु की जल से अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग धातु की अम्ल से अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है। तो जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो लवण का निर्माण करेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगा। हम लोग यहाँ लिखे हैं धातु प्लस तनु अम्ल क्या बनेगा, हाइड्रोजन लवण प्लस H2। साथ में यहाँ पे लिखा गया तनु अम्ल। अब क्वेश्चन है कि तनु अम्ल ही क्यों, सांद्र अम्ल क्यों नहीं। तो जब भी हम धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो इस बात का हम लोग को ध्यान देना जरूरी है कि हमारा अम्ल तनु होना चाहिए। अगर हम सांद्र अम्ल का उपयोग करते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो और जिसके परिणाम स्वरूप कोई दुर्घटना घटित हो जाए। इसीलिए इससे बचने के लिए हमें धातु को हमेशा तनु अम्ल के साथ ही रिएक्शन कराना चाहिए। तो धातु और तनु अम्ल का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारा धातु सोडियम और ये है हमारा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, ये 2Na के साथ Cl को मिला देते हैं तो 2NaCl बन जाता है, साथ में ये H2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो ये लवण है हमारा और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, जैसा कि हम लोग पढ़े। साथ में दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारा है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को मैंने रिएक्शन कराया 2HCl से ही, तो ये Cl इसके पास कंबाइन होगा Cl2 के फॉर्म में, तो MgCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अम्ल के धातु की अम्ल से अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात को और ध्यान देना है कि रिएक्शन के बाद लवण और हाइड्रोजन का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग धातु की अभिक्रिया की स्पीड अलग अलग होगी। जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में कौन धातु जो है तेज अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे सोडियम जल्दी रिएक्शन कर जाएगा HCl से और मैग्नीशियम थोड़ा समय लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप धातु की अम्ल से अभिक्रिया के बारे में समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धातु की अन्य धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई धातु किसी अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण से धातु को विस्थापित कर देती है। यानी जब एक धातु को किसी अन्य धातु के लवण के विलयन में डाला जाएगा, वैसे स्थिति में जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो अपने से कम क्रियाशील धातु को विलयन से क्या करेगी, विस्थापित करेगी। यही यहाँ बताया गया है कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को धातु के लवण से धातु को विस्थापित कर देगी। यानी उस लवण का जो विलयन होगा धातु के, उससे कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगी। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल है, जिंक को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। CuSO4 को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। तो इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग जिंक को डालते हैं तो देखते हैं कि ये SO4 जिंक जो है वो क्या करता है, यहाँ पर आ जाता है और कॉपर को यहाँ से हटा देता है। यानी हम देखते हैं कि जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा क्रियाशील है। तो हम जानते हैं कि जिंक जो है कॉपर से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो कॉपर जिंक जो है जिंक सल्फेट बना लेता है, साथ ही कॉपर का अपक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस यानी लोहा का एक टुकड़ा डालेंगे तो वैसे स्थिति में क्या होगा, ये Fe यहाँ पर आ जाएगा और FeSO4 बना लेगा, साथ में Cu बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग धातु के अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग आज के क्लास में धातु की रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा।